गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। चाहे आप वाइट कोट में कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये है अपना हीमोस्टेसिस या ब्लड कोएगुलेशन। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हीमोस्टेसिस हीमोस्टेसिस क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब आपके कहीं चोट लग जाती है, चोट लग जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है, बॉडी से निकलता रहता है। कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उस ब्लड को फ्लो को रोक देती है। उस टाइम वहाँ पे एक सॉलिड क्लॉट बन जाता है। तो वो पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है, हमारी बॉडी कैसे उसको प्रिवेंट करती है, ये अपन पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस में। हीमोस्टेसिस हम बेसिकली बात करें तो हीमो का मतलब होता है ब्लड, और स्टेसिस मीन्स टू स्टॉप, यानी कि ब्लड जो स्टॉप होगा उसको हम पढ़ने वाले हैं हीमोस्टेसिस में। इसमें हम देखेंगे प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जिसमें आएंगे आपके वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोगुलेशन कैस्केड या कोगुलेशन मैकेनिज्म। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे क्लॉट रिट्रैक्शन, यानी कि वो हील कैसे होगा। फिर उसके बाद क्लॉट रिमूवल, यानी कि फिब्रिजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट FDP, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। व्हाट इज हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ब्लड फ्लो और प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस, यानी कि हमारे जो ब्लड लॉस हो रहा है इंजरी के बाद, जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी से, उसको स्टॉप करने की प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। इसमें एक सीरीज चलती है, रिएक्शंस चलती रहती हैं लगातार, जो कि ब्लड को हमारे को स्टॉप कर देती है। लगातार जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको रोक देती है। अब ये क्यों जरूरी है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? देखो, हम सब जानते हैं ब्लड हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना ब्लड के हमारी लाइफ नहीं चल सकती। तो ब्लड जैसे ही हमारी बॉडी से आउट होने लगता है इंजरी के बाद, हमारी बॉडी को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ जा रही, तो उसको रोका जाए। तो उसमें हमारे कुछ फैक्टर्स, कुछ एंजाइम्स, प्लेटलेट्स ऐसे काम करते हैं साथ में मिलके और उसको रोकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ बॉडी टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, to prevent excessive blood loss and also help to maintain fluid balance in the body। कई बार क्या होता है, किसी के अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो वो फिर अनकॉन्शियस या फिर मे बी डेथ उस पर्सन की हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसलिए हमारी बॉडी जो है कि एक नेचुरल प्रोसेस बनाती है जिसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, और ये हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करके चलता रहता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हीमोस्टेसिस हीमोस्टेसिस दो टाइप से आपका, एक प्राइमरी हीमोस्टेसिस और एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी में हम पहले देखते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप आ जाता है ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड स्टेप आएगा आपका एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स का प्लग का फॉर्मेशन। देन फिर हम पढ़ते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, जो प्राइमरी के बाद स्टार्ट होगा, और इसमें हम देखेंगे कोगुलेशन या सॉलिड स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन। ये कैसे होगा ये हम स्टडी करेंगे। अब ये जो कोगुलेशन मैकेनिज्म है, ये दो तरह से चलती है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे से। जब आपको कोई एक्सटर्नली इंजरी हुई है, बाहर से आपका टिश्यू कोई डैमेज हुआ है, उस टाइम पे अपना चलता है एक्सटर्नल पाथवे, ठीक है। और जब आपके कोई इंटरनली ब्लीडिंग हुई है, ब्लड वेजल्स के अंदर कोई इंजरी हुई है, उस टाइम पे हमारा चलता है इंट्रिंसिक पाथवे। अब चाहे इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक, दोनों स्टार्ट अलग अलग तरीके से होंगे, लेकिन लास्ट में ये कॉमन रूप में, कॉमन पाथवे में काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पाथवे। स्टार्टिंग अलग है दोनों की, लेकिन आगे चलकर ये एक ही पाथवे में मिल जाते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं कॉमन पाथवे। और फिर वो कॉमन पाथवे जो है वो एक सॉलिड और स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाकर देगा। समझते हैं हम। स्टार्ट। देखो क्या होता है, जैसे ये आपकी ब्लड वेजल है, ये आपकी कोई ब्लड वेजल है मान लो, ठीक है।
ब्लड वेजल्स की जो सबसे इनर लेयर है वो है अपनी एंडोथेलियम की। ये जो सबसे अंदर की जो लेयर है वो अपनी एंडोथेलियम की लेयर है, ठीक है। ये है एंडोथेलियम सेल्स, ठीक है। इसके नीचे फिर हमारी मिलती है कुछ मसल्स, स्मूथ मसल सेल्स, और इसके नीचे अपना प्रेजेंट होता है कोलेजन फाइबर्स। ये हैं आपके कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। ये आपके स्मूथ मसल्स, और ये आपकी एंडोथेलियम, ठीक है। ये इस तरह से हम अपने ब्लड वेजल्स का जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं कुछ इस तरह का होता है। अब देखो क्या होता है, मान लो इंजरी हुई, और इंजरी होने से ये ब्लड वेजल्स यहाँ से ये डैमेज हुई, ठीक है। ये हो गया ब्लड वेजल आपकी डैमेज हुई। अब क्या हुआ, यहाँ से देखो ये जो आपकी एंडोथेलियम है ये यहाँ से एक्सपोज हो गई, ठीक है। दूसरा आपका ये कोलेजन है, इसका भी एक्सपोजर हो गया। अब हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इस तरह से घूमते रहते हैं, ये फ्लो कर रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ये इंजरी हुई, जैसे ये इंजरी हुई, एंडोथेलियल डैमेज हुई और अपने कोलेजन एक्सपोजर हुआ, इनसे एक फैक्टर रिलीज होता है जिसका नाम है VWF, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। ये फैक्टर क्या करेगा, ये फैक्टर रिलीज होते ही ये प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस जगह पे आके, प्लेटलेट्स धीरे से नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे इस जगह पे जहाँ पे ये एक इंजरी हुई है, और इनका शेप क्या है, चेंज हो जाएगा प्लेटलेट्स का, इस तरह से शेप चेंज कर लेंगे। अब प्लेटलेट्स के अंदर ही कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2, प्लेटलेट्स के अंदर ही कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट्स हैं जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2। ये क्या करेंगे, इनको और अधेर करेंगे और प्लेटलेट्स को भी इनवाइट करेंगे यहाँ पे जमा होने के लिए। तो धीरे धीरे यहाँ पे सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठा होते हैं और फिर एक सॉलिड सॉरी टेम्परेरी प्लग बना लेते हैं, एक प्राइमरी प्लग बना लेते हैं। तो ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्रोसेस चलता रहता है। आगे देखते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ हीमोस्टेसिस हमने देखे थे, दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस, it starts after injury or trauma. It includes two main steps to stop blood flow. इंजरी के बाद सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और उसमें दो अपने मेन स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट इज वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, जैसे मान लो ये डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद अब इसमें जितना रास्ता है उसमें से ब्लड फ्लो होगा। अगर इसको हम कम कर दें, हमारी बॉडी क्या करेगी, इस रास्ते को कम करना स्टार्ट करेगी जिससे कम से कम ब्लड फ्लो हो। ये हमारा होता है नर्व रिफ्लेक्स के थ्रू, किसके थ्रू, नर्व रिफ्लेक्स। जैसे इंजरी हुई नर्व आपने स्टार्ट हो जाएंगी और वो इसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। इसमें देखो इट स्टार्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ हीमोस्टेसिस, ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ हीमोस्टेसिस। आफ्टर द इंजुरी स्मूथ मसल एंड ब्लड वेजल्स स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना, हिंदी में हम इसको बोलेंगे सिकुड़ना। टू नैरोर द ब्लड वेजल्स एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, जैसे ही वो रास्ता नैरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसमें से ब्लड का फ्लो जो है कम होगा।
ठीक है। सेकेंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट के का प्राइमरीली एक प्लग बनता है, उसका फॉर्मेशन। आफ्टर इंजुरी एंडोथेलियल वॉल डैमेज्ड एंड कोलेजन फाइबर एक्सपोज, ये मैंने आपको बता ही दिया था। एंडोथेलियल वॉल डैमेज होगी, उसमें से रिलीज होगा एंडोथेलिन और कोलेजन फाइबर एक्सपोज। इट ट्रिगर्स प्लेटलेट्स टू एग्रीगेट एट द साइट ऑफ इंजुरी। प्लेटलेट प्लग फॉर्म दैट प्रिवेंट सेलुलर लॉस फ्रॉम ब्लड। देखो क्या होता है, जैसे प्लेटलेट आके इकट्ठा हुए, प्लेटलेट इकट्ठा होने पहले प्लेटलेट एक्टिव होंगी। सबसे पहले होगा प्लेटलेट का एक्टिवेशन। सबसे पहले होगा प्लेटलेट का एक्टिवेशन, फर्स्ट स्टेप रहेगा उसका एक्टिवेशन। पहला स्टेप होगा एक्टिवेशन का। सेकंड स्टेप जो रहेगा उसका एग्रीगेशन, यानी कि इकट्ठा होना, आसपास इकट्ठा होना। और थर्ड स्टेप में रहेगा अधेशन, यानी कि चिपक जाना। ये तीन स्टेप में प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन होता है। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो हम वो आगे बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये तीन स्टेप कंप्लीट होने के बाद बनता है आपका एक टेम्पोरेरी प्लग। टेम्पोरेरी प्लग कैसे, ये देखो इधर जो अभी मैंने बताया था ने पिछली स्लाइड में। यहाँ पे जैसे प्लेटलेट आके इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर से मैं शो कर दे रहा हूँ। तरह से प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एक्टिव होती है, सेकंड स्टेप में वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाता है, और थर्ड में अधेशन हो जाता है। ठीक है, ये तीन स्टेप लगते हैं प्लेटलेट को टेम्पोरेरी प्लग फॉर्म करने में। आगे चलते हैं हम। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हो गया, इसमें वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी को स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगता है, तो इसको हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोएगुलेशन फेज, को हम कोएगुलेशन फेज भी हम बोल सकते हैं। कोएगुलेशन फेज या कोएगुलेशन कैस्केड इसको हम बोलते हैं, दो टर्म आप दे सकते हो। इट स्टार्ट्स आफ्टर प्राइमरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ ए सीरीज ऑफ स्टेप्स इन रेस्पॉन्स टू ब्लीडिंग दैट लीड to formation of platelet plug in a soluble fibrin clot. Very important. सेकेंडरी हीमोस्टेसिस ये जो है, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती है, एक रिएक्शंस की सीरीज चलती है। वो क्या करेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग इनटू ए सॉलिड फिब्रिन क्लॉट। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में जो आपका टेम्पोरेरी प्लग बना था प्लेटलेट का, टेम्पोरेरी प्लग जो बना था, उसमें उसको कन्वर्ट कर देगी एक सॉलिड फिब्रिन क्लॉट में। किस, सॉलिड फिब्रिन क्लॉट। इसके ऊपर प्लेटलेट्स के ऊपर फिब्रिन के थ्रेड जमा हो जाएंगे और इसको एक सॉलिड स्टेबल क्लॉट में कन्वर्ट करते हैं बाय द सीरीज ऑफ रिएक्शंस, सीरीज ऑफ स्टेप। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कोगुलेशन कैस्केड, जैसे यहाँ बता ही दिया था, कोगुलेशन कैस्केड। देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व्स इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये जो प्रोसेस चलती है, ये जो रिएक्शन चलती है, इसमें आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं हम। क्लॉटिंग फैक्टर्स, अब हमने बताया क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, अपने बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हमारा लिवर जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। कौन प्रोड्यूस करेगा? लिवर। ठीक है, ये और ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही कहीं एक्सपोजर होता है, प्लेटलेट का प्लग बनता है, ये एक्टिव होने लगते हैं। एक्टिव होते ही ये एक दूसरे को एक्टिव करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिव करता है। इस तरह से एक रिएक्शन चलेगी और उसके थ्रू
पूरा मैकेनिज्म काम करेगा, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग फैक्टर्स, द मैकेनिज्म ऑफ कोagulation proceeds through a series of clotting factors. Clot formation depends on several substances called clotting factors. इन पे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है clotting factors पे। These are the enzymes or proteins that facilitate coagulation. ये एक तरह के एंजाइम या प्रोटीन है जो कि इसको कोagulation को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, दीज आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। इनको प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर। एक इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन के एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। विटामिन के is a not clotting factor but it is essential for the production of other clotting factors such as factor number 5, 8 and 9th 10th। विटामिन के इंडिपेंडेंटली कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक क्लॉटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि लिवर में हमारे में प्रोड्यूस होते हैं और ये एक रिएक्शन सीरीज बना के, मैकेनिज्म बना के एक सॉलिड फिब्रिन क्लॉट तैयार करते हैं। अब आ जाओ क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। कितने हैं? 13। जिसमें देखो, फर्स्ट जो क्लॉटिंग फैक्टर है आपका वो रहेगा फिब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, नेक्स्ट है आपका फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ रहेगा आपका लेवाइल फैक्टर या प्रो एसिलेरिन, लेवाइल फैक्टर या प्रो एसिलेरिन। सिक्स्थ जो है वो है आपका अननोन फैक्टर, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से नॉट प्रूव्ड, ये अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है। इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया, इसलिए इसका नाम अननोन फैक्टर है। फैक्टर नंबर 6th 7th स्टेबल फैक्टर या फ्लो कन्वर्टिंग। फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHG। नेक्स्ट है आपका 9th क्रिसमस फैक्टर्स, 10th स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, 11th है आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, 12 हैगमान फैक्टर और 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपको एज इट इज याद होने चाहिए। इनको हम रोमन नंबर्स में ही डिनोट करते हैं। ठीक है, रोमन नंबर्स में। तो ये रहेंगे आपके फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवाइल फैक्टर, अननोन फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैगमान फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। एक इंटरेस्टिंग बात कि ये जो जितने भी फैक्टर हैं ये सब जिस साइंटिस्ट ने इन्होंने डिस्कवरी करी थी उनके नाम पर ही ये सारे फैक्टर्स रखे गए हैं। ठीक है ना, ये सारे फैक्टर उनके नाम पे ही रखे गए हैं। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम फैक्टर, लेवाइल, अननोन, स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैगमान फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इतना हो गया अपना 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये आपको एज इट इज ही याद होने चाहिए, तभी काम होगा। और ये जो फैक्टर्स हैं ये ऐसा नहीं है कि पहले 1 नंबर होगा फिर 2 फिर 3, ऐसे नहीं होगा। ये एक सीरीज इनकी अलग चलेगी, वो हम आगे देखेंगे पाथवेज में। आगे आपके कोagulation मैकेनिज्म या फिर कोagulation कैस्केड। इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो कोagulation मैकेनिज्म है ये एक्टिवेशन की सीरीज है, किसकी? क्लॉटिंग फैक्टर्स की। दे वर्क एंड एक्टिव ईच अदर। पहला दूसरे को करेगा, ये दूसरा हो जाएगा एक्टिव, ये दूसरा तीसरे को करेगा। ये एग्जाम्पल है ना, ऐसे पहले दूसरे को करा, दूसरा तीसरे को करा। एक काम करता है रिले की तरह, जैसे रिले रेस में पहले एक भागता है फिर दूसरा भागता है फिर उसके बाद नेक्स्ट भागेगा। There are 3 pathways of clotting mechanism।
जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपकी 3 पाथवे में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है आपकी इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। देखो, इंट्रिंसिक पाथवे मैंने बताया था जब आपको कोई इंटरनल इंजरी होती है। क्या होती है? इंटरनल इंजरी, तब स्टार्ट होगा। एक्सट्रिंसिक कब होगा? जब आपको कोई एक्सटर्नल इंजरी होगी। ठीक है, ऐसे याद रखो, एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल। एक्स से याद रख लो, हालांकि एक्स को याद नहीं रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम याद रख सकते हैं एक्स को। ठीक है, एक्स से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे इंटरनल इंजरी। ठीक है, याद हो जाएगा। अब चाहे इंटरनली इंजरी हो या एक्सटर्नल, ज़्यादातर देखा जाता है तो इंजरी जब होती है दोनों ही होती है। जैसे मान लो यहाँ हाथ लग गया, किसी कट गया यहाँ से मान लो, तो वो सिर्फ थोड़ा सा एक्सटर्नल इंजरी रहेगी। लेकिन किसी के मान लो हाथ में लग गई, कट लग गई, यहाँ पे कट लग गया, तो यहाँ पे ब्लड वेजल्स भी डैमेज होंगी, तो दोनों पाथवे स्टार्ट होंगे। अब चाहे एक्सट्रिंसिक से स्टार्ट हुआ हो या इंट्रिंसिक से, दोनों आगे मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉमन पाथवे। ठीक है, एक्सटर्नल स्टार्ट हुआ एक तरफ से तो वो भी कॉमन पाथवे में जाएगा, इंटरनल स्टार्ट हुआ तो वो भी कॉमन पाथवे में आ जाएगा, फिर और अपना क्लॉट बनना स्टार्ट होगा। तो ये 3 पाथवे आपके। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे हो जाएगा यार, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये है आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मैकेनिज्म हम देखते, पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे से। ठीक है, ध्यान देना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, याद नहीं होता, लेकिन एक बार अगर आप अच्छे से इसको सीख गए तो फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे, बहुत ईजी है। देखो, जैसे ही आपके कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई, इंटरनल इंजरी हुई थी, प्लेटलेट्स स्टार्ट हुए एक्टिवेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होते ही आपका फैक्टर नंबर जो 12 है, फैक्टर नंबर 12 ये हो जाएगा एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद हम इसको ऐसे शो करते हैं 12 ए। ए का मतलब एक्टिव। ठीक है, सबसे पहले कौन होगा? फैक्टर नंबर 12 कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा आपका? फैक्टर 12 ए। चलो दूसरा बना के देखते हैं हम। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक पाथवे सबसे पहले स्टार्ट होगा अपना फैक्टर नंबर 12। ठीक है, ये एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद बन जाएगा आपका फैक्टर नंबर 12 ए, एक्टिवेटेड फैक्टर 12। ठीक है, पहले 12 एक्टिव हुआ 12 ए में। अब क्या होगा? इसके एक्टिव होने से स्टिमुलेट हो जाएगा फैक्टर नंबर 11। फैक्टर नंबर 11 ये स्टिमुलेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एक्टिव 11 ए। ठीक है, इजी स्टेप, पहले 12 12 ए में और फिर 11 11 ए में। अब इसके एक्टिव होने से एक्टिव हो जाएगा आपका फैक्टर नंबर 9। ये एक्टिव हो जाएगा 9 ए में। ठीक है ना, बहुत ही इजी स्टेप है, वापस ध्यान से सुनो। 12 12 ए, फिर 11 11 ए, 9
9th ए में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये हुआ। अब ये जो 9 है फैक्टर, ये 9 हो गया एक्टिव, ये एक्टिव करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा साथ में फैक्टर नंबर 10 को। 10 कन्वर्ट हो जाएगा 10 ए में। इसमें एक फैक्टर और काम करेगा, फैक्टर 8, 5। फैक्टर नंबर 8 ये भी इस पे एक्ट करेगा। ठीक है, और ये एक को फैक्टर की तरह काम करेगा। कौन सा फैक्टर? एक्ट लाइक एज ए को फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप 12, 12A। सेकंड स्टेप 11, 11A। थर्ड स्टेप 9th, 9th ए में विद प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। फिर आएगा इसमें साथ में को फैक्टर 8th, ये भी किसको एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिव कर देगा आपके 10th को, स्टिमुलेट करेगा 10th को, कन्वर्ट कर देगा 10th ए में। यहाँ तक ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इधर की तरफ देखो, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक सॉरी। इंट्रिंसिक आपने देख लिया। अब देखो एक्सट्रिंसिक, जब आपको कोई भी एक्सटर्नली इंजरी हुई है, बाहर की तरफ कोई सरफेस पर चोट लगी, तो सबसे पहले आपका टिश्यू फैक्टर, टिश्यू फैक्टर ये होगा एक्टिव। टिश्यू फैक्टर कौन सा अपना पास? थर्ड, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक्टिव होगा थर्ड ए में। ठीक है, ये हो गया एक्टिव। एक्सटर्नल इंजरी हुई, टिश्यू फैक्टर एक्टिव हुआ और ये कन्वर्ट हो गया ए में। देन इसके साथ में फैक्टर नंबर 7, 7 कन्वर्ट हो जाएगा 7 ए में। ठीक है, और ये स्टिमुलेट कर देंगे फैक्टर नंबर 10 को। 10 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10th ए में। ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे है, जब आपको इंजरी जो है एक्सटर्नली लगी हो। ये देखो आप, इंट्रिंसिक स्टार्ट हुआ, फैक्टर नंबर 12 से 12A में कन्वर्ट हुआ, फिर 11, 11A में, फिर 9, 9A में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, फिर को फैक्टर काम किया 8th, और ये कन्वर्ट 10th जो है कन्वर्ट हो गया 10th ए में। इधर से आओ, फैक्टर नंबर जो थर्ड है ये थर्ड ए में, फिर 7th काम करेगा, 7th एक्टिव होगा और इसको 10th को 10th ए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आओ इधर, अपना हो गया 10th एक्टिव। अपना क्या हो गया? अब हो गया 10th एक्टिव, ये हो गया एक्टिव। अब यहाँ से स्टार्ट होगा अपना कॉमन पाथवे। ठीक है, इसमें एक और स्लाइड ऐड करते हैं। अब आ जाओ कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है हमारा जब फैक्टर नंबर 10 एक्टिव हो जाता है। 10 ये एक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके स्टार्ट होने से स्टिमुलेट हो जाता है आपका फैक्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है
प्रोथ्रोम्बिन, नाम है इसका प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये एक्टिव हो जाएगा और बन जाएगा थ्रोम्बिन। ये बन गया आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, एक्टिव हो गया, एक्टिव होके ये बन जाता है थ्रोम्बिन। फिर अब इसके एक्टिव होने से जो आपका फैक्टर नंबर 1 है, फैक्टर नंबर फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट ए में, जो हो गया एक्टिव। फर्स्ट जो आपका फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिन में। ठीक है, सेकंड ए में, फर्स्ट ए में, यानी कि फिब्रिनोजन जो है वो अब कन्वर्ट हो गया फिब्रिन में। अब ये फिब्रिन के कुछ थ्रेड्स बन गए, इस तरह से थ्रेड्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, थ्रेड्स बनना स्टार्ट हो गए इसे। पर अभी ये स्टेबल नहीं है, ये अभी स्टेबल नहीं है। तो इनको स्टेबल करने के लिए एक फैक्टर काम करेगा, फैक्टर नंबर 13, 10th 12th 13। ठीक है, ये काम करेगा इस पे और इसको कन्वर्ट करेगा एक स्टेबल फिब्रिन क्लॉट। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म चलेगा कॉमन पाथवे में, चाहे वो इंट्रिंसिक से स्टार्ट हुआ एक्सट्रिंसिक से, दोनों ही 10th ए तक एक्टिवेट हो जाते हैं। 10th को एक्टिव होने के बाद सेकंड जो है सेकंड ए में कन्वर्ट हो गया, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। ठीक, देन फिर होगा फर्स्ट जो है फर्स्ट ए में, यानी कि जो फिब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। साथ में फैक्टर नंबर जो 13 है ये काम करेगा कोफैक्टर और स्टेबल फिब्रिन के क्लॉट्स बना देगा, जो कि एक सॉलिड और स्टेबल क्लॉट होगा, जो कि फाइनली ब्लड को स्टॉप कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस, चाहे इंट्रिंसिक, जब इंटरनल इंजरी हुई, फैक्टर नंबर 12 से स्टार्ट हुआ, 12 ए, 11 ए, नाइन्थ ए में, और फिर 8th के साथ में ये 10th को एक्टिव करेगा 10th ए में। इधर से टिश्यू फैक्टर एक्टिव होगा, टिश्यू फैक्टर 3rd ए में होगा, साथ में 7 नंबर फैक्टर 7th ए में होगा, और 10th कर देगा फैक्टर किसको, 10th ए में हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर आएगा आपका कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे में 10th एक्टिव हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। फिर सेकंड जो है सेकंड ए में कन्वर्ट होगा, और फर्स्ट ए में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फिब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो गया फिब्रिन में। और साथ में फैक्टर नंबर 13 जो है ये काम करेगा और बना देगा एक स्टेबल फिब्रिन क्लॉट। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम आगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इट स्टार्ट विद टिश्यू इंजुरी, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग ट्रिगर एंड बिकम एक्टिव। एक्सट्रिंसिक की बात चल रही है यहाँ पे। जो थर्ड फैक्टर है आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो एक्टिव होगा, वो ट्रिगर्ड हो जाएगा और बिकम एक्टिव, जो हमने बताया था एक्टिव 3rd ए में। इस तरह से ये एक्टिवेटेड फॉर्म हो जाएगी। देन एक्टिवेटेड टिश्यू फैक्टर विद कैल्शियम एंड विद कैल्शियम एक्टिवेट फैक्टर 7, एक्टिव फैक्टर 7। नाउ एक्टिवेटेड फैक्टर 7 ये एक्टिव हो चुका है। एक्टिवेटेड फैक्टर 7 स्टिमुलेट फैक्टर 10 टू एक्टिवेट इनटू 10 ए। ठीक है, 3rd से स्टार्ट हुआ, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो गया, फिर ये कैल्शियम के हेल्प से 7th को ट्रिगर किया, फिर इसके 7th एक्टिव होने के बाद ये 10th को एक्टिव किया। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन एक्सट्रिंसिक पाथवे।
एक्सट्रिंसिक से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इट बिगिंस व्हेन कोलिजन एक्सपोज्ड एंड बिकम इन कांटेक्ट ऑफ ब्लड, जब कोलिजन ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। फैक्टर 12 इज एक्टिवेटेड, सबसे पहले इसमें स्टार्ट होगा कौन सा, फैक्टर 12, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 12A में, ये रहा। फिर 12A एक्टिवेट्स फैक्टर 11, एक्टिवेटेड फैक्टर 11 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एक्टिवेट्स फैक्टर नंबर 9। वही जो हमने वापस पिछली स्लाइड में देखा था, 12E में हो गया, फिर 11E में हो गया, फिर ये विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम फैक्टर नंबर 9 को एक्टिव करेगा। अब ये एक्टिवेटेड फैक्टर 9 कंबाइन विद फैक्टर 8 एज अ को फैक्टर एंड एक्टिवेट्स फैक्टर 10। ठीक, अब ये 10 को एक्टिव करने के काम आएगा। कॉमन पाथवे, बोथ intrinsic and extrinsic merge here to complete coagulation process। अकेले एक्सट्रिंसिक काम नहीं करेगा और अकेले इंट्रिंसिक काम करने से क्लॉट नहीं बनेगा, दोनों काम करेंगे और फिर लास्ट में दोनों ही कहाँ मिलेंगे, कॉमन पाथवे में। इट स्टार्ट विद एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। स्टार्ट कब होगा, जब फैक्टर नंबर 10 एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कंबाइंस विद द फैक्टर 5 कैल्शियम टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। ये फैक्टर 5 के साथ मिलकर एक कॉम्बिनेज बनाएगा जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। दिस कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन फैक्टर 2 सेकंड ए में। देखो 10 प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर जो सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन ये कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में, यानी सेकंड ए में। नाउ दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट फिब्रिनोजन फैक्टर नंबर फर्स्ट इनटू फिब्रिन फर्स्ट ए में, अब हो गया फर्स्ट ए में कन्वर्ट। थ्रोम्बिन ऑल्सो एक्टिवेट फैक्टर 13 विच क्रॉस लिंक विद द फिब्रिन स्टैंड टू फॉर्म ए टफ स्टेबल सॉलिड क्लॉट। अब जो फिब्रिन की जैसी ये प्लेटलेट्स थी आपकी, ये शेप चेंज हो गया था प्लेटलेट्स का, ये एक्टिव हो गई, अब इनमें बन जाते हैं फिब्रिन के थ्रेड। लेकिन अब ये पूरी तरह स्टेबल नहीं है, स्टेबल करने के लिए कौन आएगा, फैक्टर नंबर 13। ये इनमें एक क्रॉस लिंक बना देगा और एक नेटवर्क जाल बना देगा पूरा, तो अब ये परमानेंट सॉलिड क्लॉट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से पूरा परमानेंट आपका एक स्टेबल क्लॉट बन गया। ठीक, अब क्लॉट बनने के बाद अब वो बॉडी में ही रह जाता है, नहीं, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं क्लॉट बन गया, चोट लगी आपकी, क्लॉट बन हो गया। क्लॉट होने के बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो क्लॉट धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन यानी कि हीलिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, हीलिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, हीलिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, क्लॉट रिट्रैक्शन। ये क्लॉट बन गया, अब ये धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और इतना सा रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप जो है आपका फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट, क्लॉट का जो ब्रेक डाउन होगा, क्लॉट ब्रेक डाउन, क्लॉट का जो ब्रेक डाउन होगा उसको हम देखेंगे फिब्रिनोलाइसिस में। व्हेन ए ब्लड वेसल हैज हील्ड द क्लॉट मस्ट बी रिमूव्ड टू रिस्टोर नॉर्मल ब्लड फ्लो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिब्रिनोलाइसिस। आपके इंटरनली क्लॉट बन गया था, अब वो क्लॉट बनने के बाद अगर वो बॉडी में ही रह गया तो आपका जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो उसको रिमूव करना होता है बॉडी से, वो प्रोसेस है आपकी फिब्रिनोलाइसिस। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डिजोल्व फिब्रिन क्लॉट, जो आपका फिब्रिन का जो क्लॉट है उसको डिजोल्व करने के काम आएगा। प्लाज्मिनोजन
is an inactivated protein circulating in our blood. प्लाज्मिनोजन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि काम आता है आपके फिब्रिनोलाइसिस में. Plasminogen is an inactive protein circulating in our body. When a clot needs to be dissolved, endothelial cells release tissue plasminogen activator TPA. एग्जाम में बहुत काम आता है ये क्वेश्चन. टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन रिलीज करता है? एंडोथीलियल सेल्स. कब? जब लगता है ब्लड वेजल्स हील हो चुकी है और उस क्लॉट को रिमूव होने के लिए तैयार है, तब हमारी जो एंडोथीलियल है वो रिलीज करेगी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. ठीक है. टीपीए कन्वर्ट इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन इनटू एक्टिव प्लाज्मिन. जो प्लाज्मिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इनएक्टिव फॉर्म में था और एंडोथीलियल के प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंजाइम ने उसको एक्टिव कर दिया, प्लाज्मिन बना दिया. प्लाज्मिन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सिजर. इट कट्स टफ फिब्रिन स्ट्रैंड्स दैट होल्ड द क्लॉट टुगेदर. ये एक सिजर की तरह काम करती है, यानी क्लॉट काटने का काम करती है. मॉलिक्यूलर सिजर इसको हम बोले हैं. तो भी याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉलिक्यूलर सिजर. ये भी एग्जाम में आपके देखा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. मॉलिक्यूलर सिजर कौन है हमारी बॉडी का मॉलिक्यूलर सिजर? प्लाज्मिन. इट कट द टफ फिब्रिन स्ट्रैंड दैट होल्ड क्लॉट टुगेदर. ये फिब्रिन के थ्रेड्स को कट कर देता है. द ब्रोकन डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ द क्लॉट आर कॉल्ड फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट FDPs. जो क्लॉट आपका कट हो गया, जो रिमूव हो गया, अब वो क्या, उसको हम बोलेंगे फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट. These are cleared from the body blood stream by the liver and kidneys. ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाते हैं. यह है फिब्रिनोलाइसिस, जिसमें आपका जो क्लॉट बना था वो रिमूव होगा बॉडी से. ये इधर फ्लो चार्ट की हेल्प से देखिए. प्लाज्मिनोजन ये प्रेजेंट है आपके ब्लड में, बट ये अभी है इनएक्टिव. कैसा है? इनएक्टिव. आपकी जो एंडोथीलियल सेल्स है, कहाँ से रिलीज हुआ ये? एंडोथीलियल सेल्स ये रिलीज करेंगे TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. और ये इसको प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर देगी किसमें? प्लाज्मिन में. ये एक्टिव हो गया. एक्टिव होने के बाद जो फिब्रिन के क्लॉट है उनको कन्वर्ट कर दे, उसको कट कर देंगे इस तरह से और बना देंगे फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट FDPs. ठीक है, ये हो गए FDPs. अब आपने कभी आपके दिमाग में विचार आया होगा कि ये जब सब बॉडी में हो रहा है तो बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? बॉडी में क्लॉट इसलिए नहीं बनता क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स. जी देखो, कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो रिएजेंट्स हैं, वो केमिकल होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते. कॉमर्शियली भी हम एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक EDTA, सोडियम सिट्रेट, हेपेरिन. तो ऐसे हमारे बॉडी का भी नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं. द बॉडी हैज़ नेचुरल इनहिबिटर्स दैट इंश्योर द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस does not cause clotting throughout the entire circulatory system. एंटीकोगुलेंट्स वो नेचुरल इनहिबिटर हैं जो कि इंश्योर करते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं क्लॉटिंग, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस एक्टिव ना हो जाए. इसमें सबसे पहले आपका देखा जाएगा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड. दिस प्रोटीन इनएक्टिवेट्स थ्रोम्बिन. ये कहाँ काम आता है? ये जो थ्रोम्बिन है उसको एक्टिव होने से रोकता है. एंड फैक्टर 10 टू प्रिवेंट ओवर क्लॉटिंग, ज़्यादा क्लॉटिंग ना हो. प्रोटीन C एंड प्रोटीन S, these are vitamin K dependent proteins that switch off the biochemical activity of factor 6th and 8th. ठीक है, ये भी प्रोटीन C एंड प्रोटीन S ये विटामिन K डिपेंडेंट है और ये फैक्टर 5 और 8th की बायोकेमिकल एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं. हेपेरिन
का यूज़ हम लेबोरेटरीज में भी करते हैं। ग्रीन कलर की जो टॉप ट्यूब आती है, ग्रीन टॉप, a natural occurring molecule that significantly increase the speed of effectiveness of antithrombin third। ये एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की स्पीड को एक्टिव करने में हेल्प करता है और क्लॉट को ब्लड के अंदर या ब्लड वेजल्स के अंदर नेचुरल क्लॉट होने से रोकता है। ये हमारे एंटीकोगुलेंट्स नेचुरल। ठीक, अब हम चलते कुछ लेबोरेटरी टेस्ट की तरफ जो कि इनसे रिलेटेड है, हीमोस्टेसिस से। In a clinical or pathological laboratory, specific tests are to determine the malfunctioning of coagulation। अगर किसी के क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमारे लेबोरेटरीज में, पैथोलॉजी या मॉलिक्यूलर लेबोरेटरीज में एक स्पेसिफिक टेस्ट लिए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जैसे ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। मोस्ट कॉमन टेस्ट है आपके ब्लीडिंग टाइम को जानने के लिए, आपके क्लॉटिंग को टाइम को जानने के लिए। ब्लीडिंग टाइम, जब आपको चोट लगती है, चोट लगने के कितने टाइम तक वो ब्लड आपका फ्लो होता रहेगा, दैट इज ब्लीडिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम, कि आपकी बॉडी से ब्लड निकलने के कितने टाइम बाद क्लॉट होगा, ये है क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम, द टेस्ट इज यूज टू एवेलुएट प्राइमरी हीमोस्टेसिस, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एंड मेजर फंक्शनिंग ऑफ प्लेटलेट रेस्पॉन्स टू इंजरी। और दूसरा प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन देगा। क्लॉटिंग टाइम, दिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट टाइम टेकिंग फॉर क्लॉटिंग। ये टेस्ट बताएगा कि कितने टाइम में बाद आपका ब्लड क्लॉट होगा। मेनली यूज बिफोर मेजर सर्जरी। इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों ही जो टेस्ट है, या हम बोल सकते हैं जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं इसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो सब मेजर सर्जरी से पहले हम परफॉर्म करते हैं। कोई भी आपकी सर्जरी होती है ताकि सर्जरी के टाइम पे एक्सेसिव ब्लड ना हो और टाइम पे क्लॉट हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो सर्जरी के टाइम पे फिर पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है और एक्सेसिव ब्लड लॉस पेशेंट का हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये अगला टेस्ट। इट मेजर द फंक्शनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स हैं उनका ये मेजर करेगा। इट मेनली यूज बिफोर सर्जरी एंड मॉनिटर ड्रग थेरेपी। इसको भी हम ड्रग थेरेपी ले रहा है कोई, इसकी ब्लड कोआगुलेशन की थेरेपी चल रही है, या फिर मेनली यूज बिफोर सर्जरी। इसमें हम ये टेस्ट करते हैं पुअर प्लाज्मा के साथ में टिश्यू फैक्टर, फॉस्फोलिपिड, और इंक्यूबेट करके इसमें कैल्शियम ऐड कर देते हैं। और कैल्शियम ऐड करने के बाद जितने टाइम में आपका ब्लड क्लॉट होगा वो टाइम नोट कर ले, जितने टाइम में आपका प्लाज्मा क्लॉट होगा। ठीक है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इट मेजर्स एक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। ये जो है मेजरली हमको इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट आवर इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। इसमें भी हम प्लाज्मा के अंदर कुछ एक्टिवेटर मिलाते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड्स, और इंक्यूबेट करते हैं वही 37 डिग्री सेल्सियस पर, और कैल्शियम ऐड करके फिर रिकॉर्ड करते हैं प्लाज्मा का क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम, कितने टाइम में वो जो प्लाज्मा है, जो सैंपल है आपका, वो क्लॉट हुआ, उस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपके 4 क्लॉटिंग टेस्ट, BT, CT, T। PT और APTT, ये कुछ आपके लेबोरेटरी डायग्नोसिस टेस्ट। ठीक है, ये कुछ आपके लेबोरेटरी डायग्नोसिस टेस्ट हैं जो हम क्लॉट या फिर ब्लड कोगुलेशन को मैकेनिज्म को समझने के लिए, या आपके क्लॉटिंग टाइम को जानने के लिए करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, हमारा पैथोलॉजी का वीडियो। अभी एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे हम सैंपल लेते हैं, सैंपल लिया हमने प्लेन वाइल में, ये आपकी प्लेन वाइल है, रेड टॉप ट्यूब।
प्लेन वाइल, या फिर सीरम सेपरेटेड ट्यूब भी इसको बोलते हैं आप, SST। ठीक है, इसमें हमने ब्लड लिया यहाँ तक, ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद, सैंपल लेने के बाद इसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या होगा, या फिर कुछ टाइम बाद जब हम इसको चेक करेंगे, नॉर्मली भी रूम टेम्परेचर पर रखे, कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे तो नीचे आपको क्लॉट दिख जाएगा। ठीक है, नीचे आपको क्लॉट दिख जाएगा और ऊपर आपको दिखेंगे प्लाज्मा, सॉरी सीरम, ऊपर आपको ये दिखा सीरम। तो यहाँ पे ये जो क्लॉटिंग हुई है, यहाँ पे भी क्लॉटिंग हुई है और सीरम सेपरेट हो गया और नीचे क्लॉट अलग बन गया। तो अब आप मेरे को बताओ, इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे लगेगा या इंट्रिंसिक? कौन सा लगेगा? ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो क्लॉट हो रहा है, ये जो रेड वाइल के अंदर या सीरम सेपरेटेड ट्यूब के अंदर जो क्लॉट हो रहा है, ये कौन से मेथड से लगेगा, प्लेन से, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? का जवाब जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा हीमोस्टेसिस के बारे में, उसकी प्रोसेस, उसके स्टेप्स, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में हमने देखा था वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और प्लेटलेट पराग फॉर्मेशन। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हमने देखा था क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आपने डिटेल में पढ़े। क्लॉटिंग फैक्टर्स काम कैसे करते हैं वो पाथवे पढ़े आपने, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। दोनों फाइनली मिलकर कॉमन पाथवे बनाते हैं, जिनसे हमारा जो है एक स्टेबल ब्लड क्लॉट बनकर तैयार होता है। क्लॉट बनने के बाद वो रिट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है वापस से, और हील होने के बाद जो प्लाज्मिन है उसकी हेल्प से वो कट हो जाता है, वो अपने बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ लेबोरेटरी टेस्ट आपने देखे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।